होता यह है कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात करते हैं वह पूरा सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बात किया जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, प्रेडिकेट भी एक वर्ड का हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो एक नाउन नहीं, एक से अधिक नाउन के। अब यहाँ पे देखिए शाइन ना लिख के शाइन्स लिखा गया है, क्यों? क्योंकि वर्ब बताएगा सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट की जगह पे एक वर्ड आएगा नाउन, और वह नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, तो वर्ब जो है जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है वह सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगा, और वह सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल रहेगा। ठीक है, इसी बात को हम इंग्लिश के एक टॉपिक में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हम क्या समझते हैं? सब्जेक्ट नहीं एग्री करेगा वर्ब से, हमेशा वर्ब एग्री करेगा किससे? सब्जेक्ट के नंबर से। ये बात क्लियर है सबको? तो सब्जेक्ट जो है दो प्रकार का होता है। ठीक, जो यहाँ पे हमने वर्ब लिखा है इसको आप ध्यान से देखिए। कोई भी सेंटेंस लिखा जाएगा, बोला जाएगा सब्जेक्ट पर, और सब्जेक्ट के बारे में बात कौन करता है? वर्ब करता है। इसलिए वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के बन ही नहीं सकता। एक सेंटेंस लिखने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत पड़ती है, बात समझ में आई? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अकेला एक वर्ब ही पूरा सेंटेंस बना लेता है, सब्जेक्ट वहां पे अंडरस्टूड हो सकता है या वेल नोन हो सकता है, पर वर्ब में कैसा वर्ब? फाइनाइट वर्ब की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, और फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसका अपना नंबर होता है, यानी कि वो सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, उसका टेंस भी होता है। ठीक है, तो हमको सेंटेंस लिखने के लिए कम से कम इन दो चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे एक एग्जांपल ले, अगर हम कहें डॉग्स, तो आपको सुनने में आया ना कि डॉग्स, तो जैसे मैंने डॉग्स कहा आपको एक इंप्रेशन आया होगा कि डॉग्स हमने कहा, यानी कि डॉग्स के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। और सब्जेक्ट कैसे डिफाइन किया जाता है? बोले सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं वही सब्जेक्ट होता है। तो जैसे हमने डॉग्स कहा आपको एक इंप्रेशन आ गया होगा कि लग रहा है कि सर डॉग्स के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, तो जिसके बारे में बात करते हैं वही सब्जेक्ट होता है। तो बात तो इसके बारे में हम करना चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में क्या बात करना चाहते हैं ये क्लियर नहीं है। तो सब्जेक्ट के नाम लेते हैं हम सब्जेक्ट का, उसके बारे में कुछ बात करने के लिए, पर उसके बारे में जो भी बात करेंगे किसी वर्ड के माध्यम से करेंगे, तो आगे एक वर्ड आएगा। तो अगर हम कहें डॉग्स बार्क, और बार्क एक एक्शन बता रहा है भौंकना, ठीक है, एक्शन बताया तो ये वर्ब हो गया। अब सब देखिए, भौंकना किसका भौंकना? बोले डॉग्स का, तो ये वर्ब किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में। और डॉग्स सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब में एस नहीं लगाया गया, यानी कि ये वर्ब भी क्या है? प्लूरल है। तो कोई भी सेंटेंस में एरर कहाँ है, किस प्रकार का एरर है, सेंटेंस में एरर पता करने के लिए, या सेंटेंस सही है या नहीं सही है, ये पता करने के लिए सबसे पहले हम वर्ब के पास पहुंचेंगे। वर्ब में कौन सा वर्ब? फाइनाइट वर्ब। ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है आगे आपको बता देंगे। अभी हम आ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के माध्यम से ये बताने की सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट एक ही वर्ड का है, और यहाँ पे प्रेडिकेट अकेला एक वर्ब का ही प्रेडिकेट है। लेकिन ये हो सकता है ना क्या? द मिल्क सोल्ड इन पैकेट्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे वर्ब कौन है? मिल्क सोल्ड, तो सोल्ड तो जो सोल्ड है V2 फॉर्म में, तो जो V2 फॉर्म का वर्ब होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आर लगा हुआ है, प्लूरल वर्ब है। अब हम कैसे ये मान लें कि वर्ब प्लूरल? तो सीधी सी बात कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको छांटना पड़ेगा। मिल्क सोल्ड इन पैकेट, मिल्क जो पैकेट में बेचे जाते हैं स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, तो इससे सवाल करिए। जो भी फाइनाइट वर्ब होगा उसका अपना पर्सनल सब्जेक्ट होता है, वो कैसे पता करेंगे? फाइनाइट वर्ब को पकड़ के उससे सवाल करेंगे, सवाल में उत्तर मिलेगा, उत्तर पता करिए। आंसर आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा नहीं है? पैकेट्स या मिल्क?
मिल्क ना, तो हमें ऐसा लगा कि पैकेट्स प्लूरल में, इसलिए प्लूरल मिल्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इज। अब बात समझिए, यहाँ पे सब्जेक्ट पार्ट में आपके दो नाउन आए हैं, ठीक है, और इन दो नाउन में एक नाउन आपका प्लूरल है, एक नाउन सिंगुलर है। अब यह मामला फंस जाता कि हम क्या करें, वर्ब को सिंगुलर रखें या प्लूरल रखें। तो जो वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब है, और फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसका अपना खुद का एक सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में फाइनाइट वर्ब एग्री करता है अपने पर्सनल सब्जेक्ट के साथ, सेंटेंस के पूरे सब्जेक्ट के साथ वो एग्री नहीं करता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो इसका जो पर्सनल सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर रहेगा, वर्ब सिंगुलर रहेगा, वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल रहेगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, ये बात एकदम क्लियर हो गई, राइट। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक सब्जेक्ट होता है पूरे सेंटेंस का, और एक सब्जेक्ट होता है फाइनाइट वर्ब का पर्सनल सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में फाइनाइट वर्ब का जो पर्सनल सब्जेक्ट होता है, फाइनाइट वर्ब उससे एग्री करता है, सेंटेंस के पूरे सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं करता है। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। ओके। तो हम असल में कल हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की शीट आप लोगों को भेज देनी चाहिए थे, मैं भेजना भूल गया था, ठीक है। ओके, तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तक हम लोग पहुंच चुके हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराने के लिए हमें जरूरी है जानना कि सब्जेक्ट यानी कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, उनमें कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल होता है, ठीक है। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो क्या वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगा, बोले नहीं, ये डिपेंड करता है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट हमें दिख रहा है वो सेंटेंस में यूज होने के बाद प्लूरल का भाव दे रहा है कि सिंगुलर का भाव दे रहा है, एक बात। दूसरी बात, जो प्लूरल सब्जेक्ट है अकेला वो सब्जेक्ट ही वहां पे है, या सब्जेक्ट के पहले कोई डिटरमाइनर लगा है, मतलब कोई डिटरमाइनर सब्जेक्ट को गवर्न तो नहीं कर रहा है। अगर कोई डिटरमाइनर सब्जेक्ट को गवर्न कर रहा है तो गवर्न होने के बाद, डिटरमाइनर के द्वारा गवर्न होने के बाद सब्जेक्ट का जो भाव आएगा सिंगुलर का तो सिंगुलर, और प्लूरल का भाव आएगा तो प्लूरल। यहाँ तक क्लियर है? अब रही बात वर्ब की, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। किसकी? एक तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के स्थान पे कौन आएगा, नाउन। नाउन में कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है, कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है, कौन सा दिखने में काउंटेबल लग रहा है पर होता अनकाउंटेबल है, कौन सा दिखने में प्लूरल लग रहा है पर होता सिंगुलर है, कौन सा दिखने में सिंगुलर लग रहा है पर होता सिंगुलर है, ठीक है। कौन सा ऐसे नाउन है जिनका फॉर्म हमेशा सिंगुलर रहेगा पर उनका नंबर सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। कौन सा ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने के बावजूद भी उनका नंबर प्लूरल रहेगा, फॉर्म भी प्लूरल रहेगा। ये सारी डिटेल्स हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, जल्दी बताइए। ठीक है, तो उसी तरह से अब हमें वर्ब पढ़ना होगा कि वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो वर्ब में हम किसकी बात करेंगे, फाइनाइट वर्ब की बात करेंगे। अब फाइनाइट, क्योंकि हमको सेंटेंस लिखने के लिए फाइनाइट वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो अब हेडिंग हम एक डालते हैं, व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब, ठीक है। फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो हमारे पास एक पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइनाइट वर्ब और एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। फाइनाइट का जो लिटरल मीनिंग होता है उसका मतलब होता है सीमित, लिमिटेड, ठीक है। और जो नॉन फाइनाइट होता है, नॉन फाइनाइट का जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है अनलिमिटेड, मतलब वो फ्री रहता है, नॉट लिमिटेड, ठीक है। ओके, तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो अपने आप में तीन होते हैं। अब दो चीजें हैं कि अगर सेंटेंस में हमें पहचानना पड़ेगी कौन सा वर्ब फाइनाइट है कौन सा नॉन फाइनाइट, तो उसका दो तरीका है, या तो जितने फाइनाइट वर्ब है हम उनको समझ लें, या नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि अगर थोड़े से ही नॉन फाइनाइट वर्ब है तो हम नॉन फाइनाइट वर्ब को समझ लेते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब के अलावा जो भी बचेगा फाइनाइट वर्ब बचेगा। तो आइए देख लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। एक तो इन्फिनिटिव 2+V1 नॉन फाइनाइट होता है, एक पार्टिसिपल होता है V+ing के फॉर्म में, या ed के फॉर्म में, या en के फॉर्म में, V3 जिसको कहते हैं, या having प्लस V3, और यहाँ पे जो एक होता है जीरंड V+ing।
तो अगर आईएनजी फॉर्म का वर्ब है तो नॉन फाइनाइट, आईएनजी है तो नॉन फाइनाइट, 2 + V1 फॉर्म है तो नॉन फाइनाइट, ईडी फॉर्म है या हैविंग प्लस V3 है तो नॉन फाइनाइट। तो ये 4 प्रकार के वर्ब, 2 + V1, V + आईएनजी, ईएन फॉर्म और हैविंग प्लस V3, अगर सेंटेंस में 4 प्रकार के वर्ब हैं तो इन चारों प्रकार के वर्ब का ना तो सब्जेक्ट होगा, ना कोई टेंस होगा, ना नंबर होगा, इससे ना तो सिंगुलर प्लूरल होंगे, ना इनका कोई टेंस होगा, ना सब्जेक्ट होगा। लेकिन जो फाइनाइट वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब का अपना नंबर होगा, उनका टेंस होगा और इनका एक पर्सनल सब्जेक्ट होगा। इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम कहें द चाइल्ड लाइक प्लेइंग, या हम कहें द चिल्ड्रेन लाइक प्लेइंग, ठीक। अब आप लोग मुझे हेल्प करिएगा, बात किसके बारे में हो रही? चाइल्ड के बारे में। चाइल्ड सब्जेक्ट है जो कि अपने आप में सिंगुलर है, ठीक है। लाइक एक वर्ब है, प्लेइंग एक वर्ब है, यहाँ भी लाइक एक वर्ब है, प्लेइंग एक वर्ब है। पसंद कौन करता है? चाइल्ड। ये सिंगुलर है तो यहाँ पे लाइक आएगा कि लाइक्स आएगा? लाइक्स आएगा सिंगुलर में। लाइक पसंद करना, तो ये एक वर्ब जो है ये ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। पसंद करना ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एक वर्ब के फॉर्म को चेंज करके आपने सिंगुलर किया, पर दूसरे वर्ब को आपने टच नहीं किया, क्योंकि ये लाइक जो है पसंद करना, किसका पसंद करना? बच्चे का। तो इस वर्ब का ये सब्जेक्ट बन रहा है, जबकि इसका कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसके लिए? इस वर्ब के लिए। यहाँ पे चिल्ड्रन कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन पसंद करता है? चिल्ड्रन पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये वर्ब जो है सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। ये बिल्कुल, अगर हम इसको गलती से लाइक्स लिखे होते तो ये गलत हो जाता। जिसको सही करने के लिए क्या लिखेंगे? लाइक लिखेंगे, हाँ या ना? ठीक है। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि सेंटेंस, दोनों ही सेंटेंस में दो दो वर्ब लिखे गए हैं, पर इन दोनों ही वर्ब में से एक वर्ब को चेंज कर रहे हैं, दूसरे वर्ब को चेंज नहीं कर रहे हैं। और एक जिस वर्ब को चेंज कर रहे हैं वो किसके वजह से चेंज कर रहे हैं? उस वर्ब के सब्जेक्ट की वजह से चेंज कर रहे हैं। इस वर्ब का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, इस वर्ब का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अनुसार आपने एक वर्ब को चेंज किया, जबकि दूसरे वर्ब को आपने टच भी नहीं किया, वो एज इट इज है। क्यों? क्योंकि इसका कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। फिर अगर हम आपसे पूछें कि लाइक्स का नंबर क्या है, बोले आप कहेंगे सिंगुलर। लाइक का नंबर क्या है? प्लूरल। उसी तरह अगर प्लेइंग का नंबर पूछ दे तो कोई बता सकता है? नहीं ना? नहीं सर। ठीक है, ओके। फिर हम आपसे पूछें कि लाइक्स का टेंस क्या है, बोले आप कहेंगे प्रेजेंट टेंस। लाइक का टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस। पर प्लेइंग का अगर टेंस पूछे तो बता पाएंगे किस टेंस का है? नहीं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसका ना तो सब्जेक्ट है, ना ही सिंगुलर प्लूरल नंबर है, ना ही इसका कोई टेंस है। एक सेंटेंस और मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। She like playing when she was young, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब कितने आ गए? लाइक एक वर्ब है, प्लेइंग एक वर्ब है, वाज एक वर्ब है, ठीक है। लाइक प्लेइंग, हु लाइक प्लेइंग? शी। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं? तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। तो इसको क्या करें? जल्दी बताइए क्या करें? लाइक्स कर देते हैं, ठीक है। LIKES, लाइक्स, ठीक है। तो शी लाइक्स प्लेइंग व्हेन शी वाज यंग। इसका क्या टेंस है? लाइक्स का प्रेजेंट टेंस है। बोलिए भाई, सिंपल प्रेजेंट। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट किया, सिंपल प्रेजेंट किया, ठीक है। तो शी लाइक्स प्लेइंग, वह खेलना पसंद करती है जब वह यंग थी। तो बात प्रेजेंट की हो रही कि पास्ट टाइम के रेफरेंस की हो रही है? पास्ट की। तो ये लाइक्स होगा या लाइक्ड होगा? लाइक्ड होगा ना। तो आपने
लाइक को चेंज करके लाइक्स किया था, तो लाइक में जब एस लगाया था तो लाइक्स हो गया, और जैसे वो लाइक्स हो उसका नंबर बदल गया। लेकिन अब आपने क्या किया, लाइक में डी लगा दिया तो लाइक्ड हो गया। ठीक है, तो आपने वर्ब नहीं बदला बल्कि वर्ब का रूप बदला, और वर्ब का रूप बदलते ही इस वर्ब का क्या बदल गया, टेंस बदल गया। हाँ या ना? तो ये फाइनाइट वर्ब है, इसका फॉर्म बदला किस वजह से, टेंस की वजह से। बोले बात पास्ट के रेफरेंस की हो तो इसको पास्ट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ प्रेजेंट टेंस में भी प्लेइंग है, प्रेजेंट टेंस में प्लेइंग है, और यहाँ पास्ट टेंस में भी प्लेइंग है। यानी कि जो है किसी टाइम के रेफरेंस में बात करिए, जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं उनका फॉर्म नहीं बदलेगा टेंस के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, और ये जो लिखा गया था फाइनाइट वर्ब मतलब लिमिटेड। क्या लिमिटेड, ये समझिए। फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसका अपना खुद का एक पर्सनल सब्जेक्ट होता है, और फाइनाइट वर्ब का जो भी पर्सनल सब्जेक्ट होगा वो यदि सिंगुलर है तो फाइनाइट वर्ब प्लूरल रहेगा। यानी कि जो फाइनाइट वर्ब है वो उसके सब्जेक्ट के द्वारा उसको लिमिट कर दिया जाता है, सीमित कर दिया जाता है, वो फ्री नहीं रहता है। यहाँ पे यही बात हुई है कि लाइक का अपना एक सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये सिंगुलर हो गया। यहाँ पे लाइक का अपना एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल, तो इसको प्लूरल कर दिया। यानी कि ये जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो लिमिट में रहते हैं, उनको लिमिट कर देता है। उनको कौन लिमिट करता है? उनका खुद का सब्जेक्ट। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, इधर देखिए जरा, क्योंकि कुछ बेसिक फंडामेंटल हम लोग कर लेंगे तो बड़ा आसानी रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे एक लिस्ट टेबलेट फॉर्म में एक लिस्ट बना दे रहा हूँ, फाइनाइट वर्ब, और इधर नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, अ फाइनाइट वर्ब, मैं शॉर्ट में एफ भी लिख दे रहा हूँ। अ फाइनाइट वर्ब हैज इट्स ओन सब्जेक्ट। ठीक है, नंबर 2, अ फाइनाइट वर्ब हैज इट्स ओन टेंस। ठीक है, नंबर 3, a finite verb has its number। नंबर का मतलब या तो सिंगुलर या प्लूरल। ऑन द अदर हैंड, नंबर 1, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब हैज नो सब्जेक्ट। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब has no tense। Number 3, non-finite verb has no number। ओके, ठीक है, क्लियर है? तो फाइनाइट वर्ब का अपना खुद का सब्जेक्ट होता है, फाइनाइट वर्ब का अपना खुद का नंबर होता है, नंबर मतलब सिंगुलर या प्लूरल, और फाइनाइट वर्ब का खुद का अपना टेंस होता है। यहां तक ये क्लियर है फाइनाइट वर्ब के फीचर्स? यस सर। ठीक है, ओके। आप लोगों को पता ही होगा कि जितने भी वर्ब होते हैं उनके अलग अलग फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। ठीक है, तो ये जो अलग अलग लिखे गए V1, V2, V3, V4, V5, ये अलग अलग वर्ब नहीं है बल्कि वर्ब एक ही है, उनका फॉर्म अलग है। जैसे अगर हम कहें प्ले, तो प्ले का V2 क्या हो जाएगा? प्लेड, ईडी लग गया। प्ले का V3 क्या हो जाएगा? प्लेड। प्ले का V4 क्या हो जाएगा? प्लेइंग। ठीक है, और प्ले का V5 क्या हो जाएगा? प्लेज। ठीक है, अभी अगर किसी बच्चे को आप दिखाएं तो कहेगा प्ले है, प्लेड अलग दिख रहा है, ये प्लेड है और ये आईएनजी लगा है, ये एस लगा है, तो लिखे तो गए हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखें तो प्ले में ईडी जोड़ के प्लेड कर दिया गया है, प्ले में ईडी जोड़ के V3 प्लेड कर दिया गया है,
प्ले में ही आईएनजी जोड़ के प्लेइंग किया गया, अब प्ले में ही एस जोड़ के प्ले किया गया है। ठीक है, तो शक्ल से तो ये सभी वर्ब अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग वर्ब नहीं, एक ही वर्ब है। ये बात कैसे स्टेब्लिश होगी? बोले हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कार्य दर्शाता है। वर्ब इज एक्शन डिनोटिंग वर्ड, है ना। तो अगर हम यहाँ लिखें स्टडी और लिखें प्ले, तो ये दोनों वर्ड अपने आप में ना तो गुण बता रहे हैं ना नाम बता रहे हैं, बल्कि कार्य बता रहे हैं, इसलिए दोनों ही वर्ब है। ठीक है, चूंकि दोनों ही वर्ड कार्य बता रहे हैं, दोनों वर्ब है, दोनों एक्शन बता रहे हैं, दोनों वर्ब है, लेकिन दोनों अलग अलग एक्शन को बता रहे हैं, इसलिए दोनों अलग अलग वर्ब है। ठीक, लेकिन अगर हम ऐसे लिखें स्टडी और स्टडीड, ठीक है, तो ये जो दोनों वर्ड लिखे गए हैं, ये वर्ड अपने आप में कार्य दर्शा रहा है तो वर्ब है, ये भी अपने आप में कार्य दर्शा रहा है तो वर्ब है, लेकिन है तो दोनों कार्य दर्शाने वाले वर्ड, इसलिए दोनों वर्ब है। लेकिन जिस कार्य को पहला वर्ड दर्शा रहा है उससे अलग कार्य को दूसरा वर्ड दर्शा रहा है क्या? रिप्लाई प्लीज। नहीं ना, नहीं ना। ठीक है, तो यहाँ पे भले ही इनकी शक्ल फॉर्म अलग अलग है, लेकिन दोनों वर्ब सेम एक्शन को बता रहे हैं। तो अगर अलग अलग तरीके से कई वर्ब लिखे गए हैं और उनका फॉर्म एक जैसा है, तो उनको अलग अलग वर्ब ना कह के सेम वर्ब कहेंगे। ये बात समझ में? तो फिर अंतर क्या है? चलिए, ये एक वर्ब है, इसका मैं टेंस पूछ लूं। स्टडी का क्या टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और स्टडीड का क्या टेंस है? सिंपल पास्ट। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें ऐसी क्या चीज आपको दिखी जिसको देख के आपने कह दिया कि ये सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब है? ईडी। तो ईडी लगने से ये वर्ब अलग एक्शन को बता रहा है पहले वर्ब से, या उसी एक्शन को बता रहा है? उसी एक्शन को बता रहा है। तो ईडी लगने से वर्ब बदल गया, वर्ब का फॉर्म बदला, वर्ब का फॉर्म बदला, वर्ब नहीं बदला। वर्ब बदलता तो अलग एक्शन बताता, वर्ब का फॉर्म बदला। फिर हमने आपसे पूछा कि आपने इसमें क्या देख करके बताया कि पास्ट टेंस है, तो आपने कहा ईडी, और ईडी लगने से फॉर्म चेंज हुआ है वर्ब का। इसका मतलब है कि वर्ब का टेंस बताने के लिए आपने वर्ब के फॉर्म को देखा। इससे एस्टैब्लिश होता है कि वर्ब का फॉर्म ही वर्ब का टेंस बताता है। हाँ या ना? बोलिए भाई। यस सर। ठीक है, आमतौर पे टीचर भी बता देते हैं, हम लोग भी बच्चों को पढ़ा देते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। यहाँ पे जो लिखा गया स्टडीड, ये सेंटेंस है कि बस एक वर्ब है, एक वर्ब है, और आपने इसका टेंस बता दिया। ठीक है, तो टेंस किसका होता है? सेंटेंस का होता है या वर्ब का होता है? वर्ब का होता है। दूसरी बात, टेंस को वर्ब बताता है या वर्ब का फॉर्म बताता है? वर्ब का फॉर्म बताता है। कोई दिक्कत? तो एक चीज दिमाग से वॉश कर लीजिए कि जो वर्ब होता है, वर्ब इज नॉट अ फीचर ऑफ द एंटायर सेंटेंस, वर्ब इज जस्ट अ फीचर ऑफ द टेंस इज जस्ट अ फीचर ऑफ द वर्ब। ठीक है, और टेंस को पता करने के लिए हम वर्ब नहीं देखते हैं, बल्कि वर्ब का फॉर्म देखते हैं। इट इज फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट टेल्स अस अबाउट द टेंस ऑफ द वर्ब, राइट? यस सर। और देखिए यहाँ पे प्ले से ही प्लेड बना है, प्ले से ही प्लेड बना है, प्ले से ही प्लेइंग बना है, प्ले से ही प्लेस बना है, और प्ले क्या है? V1 है, तो V1 से V2 बना है, V1 से V3 बना है, V1 से V4 बना है, और V1 से V5 बना है। क्लियर है? तो अब इन्हीं का नंबर टेंस होगा, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ नंबर और यहाँ लिख दे रहा हूँ टेंस। ठीक है, अब वर्ब में SES नहीं लगा है तो वो किस नंबर का होगा? प्लूरल। बोलिए भाई, वर्ब में अगर SES लग गया तो किस नंबर का होगा? सिंगुलर। सिंगुलर। V1 जो वर्ब है ये किस टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट, PR फॉर प्रेजेंट। V5 जो वर्ब है किस टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट। तो V1 और V5 की क्या पहचान है? बोले V1 बिल्कुल बेसिक
वर्ब है, उसमें ना तो en लगा होगा, ना ing लगा होगा, ना s लगा होगा, ना es लगा होगा, ना t लगा होगा, ना d, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में रहेगा। तो वर्ब जब बेसिक फॉर्म में तो उसी को V1 कहते हैं, और V1 फॉर्म का जो वर्ब होगा उसका नंबर हमेशा प्लूरल होगा, टेंस सिंपल प्रेजेंट होगा। V5 में V5 की क्या पहचान है? किसी भी वर्ब में s लग जाए या es लग जाए तो V5 फॉर्म हो जाता है, और V5 फॉर्म का वर्ब है तो उसका नंबर हमेशा सिंगुलर होगा और टेंस सिंपल प्रेजेंट होगा। तो कंपेयर कर लीजिए V1 और V5 में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। V1 और V5 में सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है? बोले V1 प्लूरल नंबर का वर्ब है और V5 सिंगुलर नंबर का वर्ब है। एनी डाउट? अब यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं लिखता हूं, प्ले और प्लेज, दोनों ही एक्शन बता रहे हैं, तो दोनों वर्ब है। क्या ये दोनों वर्ब अलग अलग एक्शन को बता रहे हैं कि सेम एक्शन को बता रहे हैं? सेम एक्शन को बता रहे हैं, सेम एक्शन को बता रहे हैं, तो इनको हम डिफरेंट वर्ब नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे सेम वर्ब। ये दोनों एक ही वर्ब है, तो अंतर क्या बोले, इनके फॉर्म में अंतर है। तो जब इनके फॉर्म को चेंज किया गया, आपने प्ले में एस लगा के इसका फॉर्म बदल दिया, तो वर्ब पे क्या असर पड़ा? बोले प्ले जो है ये प्लूरल नंबर का वर्ब था, और उसमें आपने जब एस जोड़ दिया, एस जोड़ के उसका फॉर्म चेंज किया, तो ये क्या हो गया? सिंगुलर नंबर का वर्ब हो गया। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, ओके। तो इससे ये पता चलता है कि वर्ब का नंबर पता करने के लिए हम वर्ब का फॉर्म देखेंगे, वर्ब का टेंस पता करने के लिए भी हम वर्ब का फॉर्म देखेंगे। तो नंबर और टेंस किसका होता है? फाइनाइट वर्ब का होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब का नहीं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब किस नंबर में या किस टेंस में, ये कौन बताएगा? वर्ब का फॉर्म बताएगा। वर्ब कभी नंबर टेंस नहीं बताएगा। वर्ब एक्शन बता सकता है, वर्ब पोजीशन बता सकता है, वर्ब स्टेट बता सकता है, वर्ब बीइंग बता सकता है, लेकिन वर्ब कभी टेंस नहीं बताता। ये बात अलग है कि टेंस जो है वर्ब का ही फीचर होता है, लेकिन वर्ब का टेंस पता करने के लिए सिंपली हम वर्ब देख के नहीं बता सकते हैं कि उसका क्या टेंस है। जैसे यहाँ पे दोनों वर्ब एक ही है, दो वर्ब है और दोनों एक ही वर्ब है, इसका क्या टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। इसका क्या है? सिंपल प्रेजेंट। उसी तरह यहाँ भी दोनों एक ही वर्ब है, अलग अलग वर्ब नहीं, फॉर्म चेंज हुआ है, पर इसका क्या टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। इसका क्या टेंस है? सिंपल पास्ट। ठीक है, तो आप अगर वर्ब को देख के टेंस बताते हैं तो दोनों वर्ब तो एक ही है, तो दोनों का टेंस भी सेम होना चाहिए था, लेकिन आप वर्ब को देख के टेंस नहीं बताते, बल्कि वर्ब के फॉर्म को देख के टेंस बताते हैं। ठीक है, और वर्ब के फॉर्म को देख के आप वर्ब का नंबर भी बताते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्ले को चेंज करके प्लेस किया, तो वर्ब का फॉर्म चेंज हुआ, तो वर्ब पे क्या असर पड़ा? बोले प्लूरल से सिंगुलर हो गया या सिंगुलर से प्लूरल हो गया। यहाँ पे स्टडी में ईडी लगा दिया, ये वर्ब को चेंज करके ईडी लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ वर्ब का फॉर्म चेंज हुआ तो क्या असर पड़ा? बोले यहाँ पे इसका टेंस चेंज हो गया। तो एक चीज ध्यान दीजिए, जितने भी फाइनाइट वर्ब होते हैं अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं, और जब वर्ब का फॉर्म चेंज होगा तो उसका या तो नंबर बदलेगा या टेंस बदलेगा, या हो सकता है दोनों बदल जाए। ठीक है, आइए देखते हैं V2। V2 एक फाइनाइट वर्ब है, तो V2 का जो नंबर होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है, लेकिन जो V2 वर्ब है उसका जो टेंस होता है हमेशा सिंपल पास्ट होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि वर्ब के जो फॉर्म होते हैं, 5 ही फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। V1 का नंबर टेंस क्लियर हो गया, V2 का नंबर टेंस क्लियर हो गया, V5 का नंबर टेंस क्लियर हो गया। अब बचा क्या? V3 और V4। V3 और V4 ये दोनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। ठीक है, और नॉन फाइनाइट वर्ब का भी आपने पढ़ा, ना तो नंबर होगा ना टेंस होगा। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, देखिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं। अगर हम कहें जगदीश टीच इंग्लिश। नंबर 2, जगदीश taught इंग्लिश, या जगदीश टीचिंग इंग्लिश। हमने टीच का फॉर्म लिया है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पांचों फॉर्म। V1 क्या हो जाएगा? टीच। V2 क्या हो जाएगा? taught। V3 क्या हो जाएगा?
टॉट, V4 क्या हो जाएगा? टीचिंग, और V5 क्या हो जाएगा? टीचर्स। ठीक है, तो V3 और V4 ये दोनों क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। इनका ना तो नंबर होगा, ना ही टेंस होगा, ना कोई सब्जेक्ट इनको गवर्न करेगा। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हम किस पर लिखते हैं? सब्जेक्ट पर लिख रहे हैं। सब्जेक्ट के बारे में कौन बताएगा? फाइनाइट वर्ब। टीच आपको दिख ही रहा है कि V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, V1, V2 और V5 ये तीनों फॉर्म जो होते हैं फाइनाइट होते हैं। V3 और V4 नॉन फाइनाइट होते हैं। तो कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट पर लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में कौन बताएगा? फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब टीच है, किसके बारे में बता रहा है? जगदीश के बारे में। जगदीश क्या है? सिंगुलर है। अब बताइए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही है गलत? जल्दी बताइए। गलत है सर। गलत है, क्या होना चाहिए था? V5 टीचर्स होना चाहिए ना। ठीक है, जब आपने टीचर्स किया तो ये फाइनाइट वर्ब है कि नहीं? किस में आ गया? ये V5 फॉर्म में आ गया, हाँ या ना? अब V5 फॉर्म का वर्ब जो होता है फाइनाइट वर्ब होता है। अब मैं पूछता हूँ आपको यहाँ पे टीचर्स लिख करके, टीचर्स एक फाइनाइट वर्ब है, इसका नंबर क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर। इसका टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट। तो इससे ये पता चलता है कि जितने भी फाइनाइट वर्ब होते हैं, हर फाइनाइट वर्ब का अपना नंबर होगा और अपना टेंस होगा। एनी डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। ये देखिए फाइनाइट वर्ब है, किसके बारे में बता? जगदीश के बारे में। जगदीश क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। टॉट ये कौन सा फॉर्म का वर्ब है? V1, V2, V3, V4, V5? V2 है। 3 कब आएगा बता दूंगा। ठीक है, V2 का नंबर क्या होता है? सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बता तो इसका नंबर हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे। इसका टेंस क्या है? सिंपल पास्ट। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ सिंपल पास्ट। ठीक है, तो टीच और टॉट दोनों अलग अलग वर्ब हैं कि एक ही वर्ब है? एक ही वर्ब है, फॉर्म का डिफरेंस है। और यहाँ पे टीच और टॉट का फॉर्म बदला है, तो प्रेजेंट से पास्ट हुआ है, पास्ट से प्रेजेंट हुआ है। ठीक है, और इसी का फॉर्म तो टीचिंग भी है, हाँ या ना? यस सर। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये टीचर्स एक वर्ब है, टीचर्स का नंबर क्या है? सिंगुलर। टॉट का नंबर क्या है? यहाँ पे सिंगुलर कह लीजिए, सिंगुलर प्लुरल दोनों तो, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बताया तो सिंगुलर बोल दीजिए। टीचिंग का नंबर क्या है? नॉन फाइनाइट में नंबर पूछा हूँ, नॉन फाइनाइट नंबर होता है क्या? मैं पूछा हूँ नंबर क्या है, बता पाएंगे टीचिंग का नंबर? कोई नंबर नहीं है। ठीक है, दूसरा सवाल पूछता हूँ, टीचर्स एक फाइनाइट वर्ब है तो नंबर टेंस होगा, नंबर बता दिया। इसका टीचर्स का टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, डॉट का टेंस क्या है? सिंपल पास्ट। ठीक है, टीचिंग का टेंस क्या है? कंटिन्यू में कौन सा कंटिन्यू टेंस होता है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस होता है? कोई क्लियर नहीं है। कोई क्लियर नहीं, क्लियर मतलब टेंस ही नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं कि, लेकिन टीचिंग जिस कार्य को बता रहा है उसी कार्य को टॉट बता रहा है, उसी कार्य को टीचर्स बता रहा है, या टीचर्स जिस कार्य को बता रहा है उसी कार्य को टॉट बता रहा है, और उसी कार्य को टीचिंग भी बता रहा है, पर इसकी मजबूरी है कि नंबर टेंस नहीं बता पा रहा है ना? ना तो सिंगुलर प्लुरल बता पा रहा है। अगर इसके पहले हम लिख दें जगदीश इज टीचिंग, तो आप इज को देख के कहेंगे प्रेजेंट, टीचिंग को देख के कहेंगे कॉन्टिन्यूअस ना। अगर वाज कह दें, वाज लिख दें, तो आप वाज को देख के बोलेंगे पास्ट, और आईएनजी को देख के कहेंगे कॉन्टिन्यूअस, है ना। या फिर हम यहाँ पे विल बी कर दें, तो विल बी को देख के आप बोलेंगे फ्यूचर, और फिर आईएनजी को देख के कहेंगे कॉन्टिन्यूअस, हाँ या ना। पर इज तो प्रेजेंट है, आर भी तो हम लगा सकते थे, आर भी तो प्रेजेंट का होता है, पर आर लगाते तो क्या होता? बोले आर प्लूरल है, जबकि इसका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, इसलिए हम आर नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि ये टीच भी एक्शन वर्ब है, टॉट भी एक्शन वर्ब है, टीचिंग भी एक्शन वर्ब है। ठीक है, तो जब आप, तो इसमें अंतर क्या है? ये दोनों फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो होता क्या है कि जब आप किसी नॉन फाइनाइट वर्ब के माध्यम से कार्य दर्शाएंगे, तो वो नंबर टेंस उसका होता ही नहीं, तो बता ही नहीं पाएगा। तो लिहाजा जब भी नॉन फाइनाइट वर्ब के माध्यम से कार्य दर्शाएंगे तो उसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है।
ठीक है, जो इस मेन वर्ब के लिए नंबर और टेंस फॉर्म करता है। ये बात समझ में आई? चलो, यस सर। यस सर। क्लियर है? अब जैसे देखिए, अगर हम कहें जगदीश इज टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, तो टीचिंग असली कार्य को तो बता ही रहा है, पर अगर हम इज को छिपा लें तो ना तो नंबर फॉर्म हो रहा है ना टेंस फॉर्म हो रहा है, द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो पाएगा। तो आपने इज को देख के कहा प्रेजेंट और आईएनजी को देख के कहा कॉन्टिन्यूअस, तो एक साथ इसका टेंस आप बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और इसके बिना ये अपना नंबर टेंस फॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो ये जो पहला वर्ब आया है इसी को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसे कहेंगे? एक ऐसा वर्ब जो किसी दूसरे वर्ब को हेल्प करता है, एक ऐसा वर्ब जो किसी दूसरे वर्ब को हेल्प करता है, किस मामले में? उसका नंबर और टेंस बनाने में। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो एक फंडामेंटल रूल समझ लीजिए कि जब भी इंग्लिश ग्रामर में साइड बाय साइड दो वर्ब, अगल बगल दो वर्ब या दो से अधिक वर्ब होंगे, तो हमेशा पहला जो वर्ब होगा उसी को क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? एक ऐसा वर्ब जो किसी मेन वर्ब को या दूसरे वर्ब को हेल्प करता हो, किस मामले में? नंबर और टेंस बनाने में। तो यहाँ पे इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो जनरली हम लोग यही जानते हैं कि एम, इज, आर, वाज, वर सब क्या होते हैं? जल्दी बताइए। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग। जगदीश इज अ टीचर, ठीक है, तो ये क्या है? इज हेल्पिंग वर्ब है ना? नो सर। ठीक है, अभी आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब हम उसे कहते हैं जो किसी दूसरे वर्ब को हेल्प करता है। यहाँ पे कोई दूसरा वर्ब है क्या? ये तो आर्टिकल है, टीचर नाउन है, कोई दूसरा वर्ब है ही नहीं। तो जब कोई दूसरा वर्ब है ही नहीं तो हेल्प करने का काम ही नहीं करेगा। तो एक ऐसा वर्ब जो हेल्प करने का काम नहीं करता उसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब या इसी को हम कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? एक ऐसा वर्ब जो कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करता है, उसी को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। बात समझ में आई? हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब नंबर टेंस डिसाइड करता है। और हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? जो किसी दूसरे वर्ब को हेल्प करता है, किस मामले में? उसका नंबर और टेंस फॉर्म करने के मामले में। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। सर इसका और भी कोई नाम है क्या? दो नाम के अलावा? नहीं, इधर सुनिए। हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसका काम क्या होता है? किसी दूसरे वर्ब को हेल्प करना, ठीक है, किस मामले में? नंबर और टेंस फॉर्म करने में। तो हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब का नंबर टेंस फॉर्म करके देगा। तो हेल्पिंग वर्ब जब इस मेन वर्ब का पहले से नंबर टेंस है या नहीं है? नहीं है। तो एक ऐसा वर्ब जिसका नंबर टेंस नहीं है उसको फाइनाइट कहेंगे या नॉन फाइनाइट कहेंगे? नॉन फाइनाइट। यही वजह है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब के पहले लगता है। अगर फाइनाइट वर्ब है तो उसका नंबर टेंस होगा ही, तो उसको नंबर टेंस बनाने के लिए किसी दूसरे से मदद लेने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर टू यू ऑल? दूसरी बात, अगल बगल जब भी दो वर्ब लगे होंगे तो हमेशा पहला वर्ब क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होगा? मेन वर्ब को हेल्प करना, किस मामले में? नंबर और टेंस फॉर्म करने के मामले में, ठीक है, ओके। देखिए एक सेंटेंस में लिखता हूं, आई हैव अ पेन। हैव क्या टेंस है? हैव का सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, यस, सिंपल पीआर से प्रेजेंट। पर अगर मैं ये कहूं आई हैव टेकन माई लंच, ठीक है, हैव टेकन माई लंच, अगल बगल दो वर्ब है, तो जब भी अगल बगल, तो इसमें आप ऐसे भी देख के पता चल रहा है हैव टेकन, काम टेकन का मतलब खाने से, असली काम क्या हुआ है? हैव का कि खाने का है? खाने का है। तो ये मेन वर्ब हो गया। और आपको पता ही है कि टेक, टू, टेकन, टेकन V3 है कि नहीं?
यस सर। और टेकन जब V3 है तो V3 तो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, तो उसका नंबर टेंस बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हैव लगा है तो हैव क्या हो गया, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, मेन वर्ब के लिए नंबर टेंस फॉर्म करना। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए ये सेंटेंस किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। समझिए प्रेजेंट का परफेक्ट। आपने टेकन को देख के बताया प्रेजेंट का परफेक्ट या हैव को देख के बताया है? हैव को देख के। और हैव ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि आप हेल्पिंग वर्ब को ही देख के उसका टेंस बता रहे हैं। क्लियर है? यस सर। आई हैड टेकन माई लंच। ठीक है, यहाँ भी दो वर्ब आ गया, साइड बाय साइड दो वर्ब। तो पहला वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और दूसरा वर्ब मेन वर्ब हो जाएगा। यहाँ भी टेकन है, यहाँ भी टेकन है। ठीक है, अब बताइए इसका क्या टेंस है? हैज टेकन माय लंच। पास्ट का परफेक्ट। ठीक है, एक बात बताइए, आपने टेकन को देख के पास्ट का परफेक्ट बताया, हैड को देख के? हैड को देख के, यानी कि हैड को ही देख के आप टेंस बता रहे हैं। यहाँ भी हैव को ही देख के टेंस बता रहे हैं। और यहाँ पे हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। राइट, तो इससे ये पता चलता है कि हेल्पिंग वर्ब ही नंबर फॉर्म करता है और टेंस फॉर्म करता है। कोई दिक्कत? और आमतौर पे जो लोग ये कह देते हैं, देखिए आमतौर पे एम, इज, आर, वाज, वर, ये सब कौन से वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। बोलिए भाई, है ना? हेल्पिंग वर्ब। क्या ये हेल्पिंग वर्ब है हमेशा? नहीं, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है या ऑर्डिनरी वर्ब, है कि नहीं? ठीक है, जिसको आमतौर पे हम समझते हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब है, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब हो ये जरूरी नहीं है। कोई भी वर्ब जब हेल्प करने का काम करेगा, हेल्प किसको करेगा? किसी दूसरे वर्ब को, तभी उसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। ठीक है, कोई वर्ब अगर किसी दूसरे वर्ब को हेल्प करने का काम नहीं कर रहा है तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कह करके ऑर्डिनरी वर्ब कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कई बार क्या होता है कि जो मेन वर्ब है उसका नंबर टेंस तो होगा, तो वो अपना नंबर खुद ही मेंटेन कर लेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेंटेंस में हमने जो वर्ब लिखा है वो फाइनाइट नहीं बल्कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब को तो नंबर टेंस नहीं होगा, फिर वो कैसे एग्री करेगा? तब उसके पहले हमको हेल्पिंग वर्ब देने की आवश्यकता पड़ती है। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एकदम क्लियर है मामला? अब थोड़ा सा 5 मिनट लेके हम इसकी डिटेलिंग कर देते हैं जो आप लोगों ने रफली समझा है। देखिए, वर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है। अभी अभी आपने देखा कि वर्ब जो है 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नॉन फाइनाइट। कॉपी पूरी दिख रही है? यस सर। अच्छा, एक सेकंड में चेक कर लूं आज कल वाले लोग कितने रिपीट हुए, कितने एब्सेंट हैं। निशा, निकिता, आकांक्षा, आयशा, मनोज, यानी वो ठीक है। निशा, निकिता, आकांक्षा, अनिल, मनोज, सुप्रिया, किरण, रीना, सुप्रिया नहीं आई है ना? अशोक, अपाला, शमामा, पूर्णिमा, तेजू, सपना, सुप्रिया पांडे नहीं, हाँ, मनोज और ये, हाँ सुप्रिया पांडे नहीं है, वो नहीं, सुप्रिया पांडे नहीं आई है, करेंगे भी नहीं हमको जहां तक लग रहा है। ठीक है, तो आज कौन? तेजू आ गए हैं ना, लगभग लोग आए ही हैं। चलिए ठीक है, नॉन फाइनाइट। और एक क्या होता है? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? सीमित। तो एक ऐसा वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर के द्वारा सीमित कर दिया जाता है, उसी को फाइनाइट कहते हैं। ठीक है, और जो नॉन फाइनाइट होते हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जीरेंड। इन्फिनिटिव,
पार्टिसिपल और जीरंड। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे? अगर नॉन फाइनाइट है तो बोले नॉन फाइनाइट है तो इन्फिनिटिव होगा तो 2 + v1, इसको दो तरह से लिख सकते हैं, विदाउट 2 भी लिखते हैं, या फिर v + ing हो सकता है ना, v + ing तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है या जीरंड भी हो सकता है। ठीक है, या v3 हो सकता है, ed फॉर्म, en फॉर्म, v3 नॉन फाइनाइट होता है। ठीक है, या फिर हैविंग + v3 हो सकता है, हैविंग + v3 यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, आपके सेंटेंस में जो वर्ब लिखा गया है, अगर इन 4 रूप का वर्ब है तो वो नॉन फाइनाइट है, अगर इन 4 रूप के अलावा कोई अन्य रूप में है तो फाइनाइट ही होगा, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब को केवल इन 4 रूप में ही लिख सकते हैं, कोई 5वें फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। एम आई क्लियर? यस सर। जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं सॉरी, फाइनाइट एक्चुअली क्लासिफिकेशन का 3 में होगा। एक होता है ऑक्सिलरी, AUXILIARY, ऑक्सिलरी की स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग एरर में आता है। उसके बाद होता है ट्रांजिटिव, TRANSI, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। तो नॉन फाइनाइट के भी 3 पार्ट होते हैं, फाइनाइट के भी 3 पार्ट होते हैं, ऑक्सिलरी, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का कोई अलग से सेक्शन नहीं है, लेकिन जो ऑक्सिलरी होता है, ऑक्सिलरी जो है वो जा करके आगे 2 पार्ट में बंट गया है। ठीक, एक को हम कहते हैं प्राइमरी, किसी का माइक ऑन हो गया, एक को हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, या इसी को हम कहते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक, और दूसरा जो होता है मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरी, या इसको सिंपली हम मॉडल्स भी कह देते हैं, MODALS। अब देखिए, ऑक्सिलरी का दूसरा नाम ही क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो 2 तरह के हो गए, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ये फर्दर डिवाइडेड है 3 कैटेगरी में। एक को हम कहते हैं बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, एम, इज, आर, वाज, वर। एक को कहते हैं डू फॉर्म ऑफ द वर्ब, डू, डज, डिड। एक को कहते हैं हैव फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैव, हैज, हैड। ठीक है, तो बी फॉर्म, डू फॉर्म, एक्शन वर्ब, डू फॉर्म और हैव फॉर्म, ये तीनों जो रूप हैं ये वर्ब है। और किस तरह के वर्ब हैं? फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट 3 तरह का होता है, ऑक्सिलरी, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। किस में आते हैं? ऑक्सिलरी में। फिर ऑक्सिलरी 2 तरह का होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। तो बी फॉर्म, डू फॉर्म, हैव फॉर्म किस ऑक्सिलरी में आते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी में। अब बी का मतलब क्या होता है? एम, इज, आर, वाज, वर अलग अलग फॉर्म है, एम, इज, आर, वाज, वर, या V3 इसी का हो जाता है बीन, और V4 हो जाता है बीइंग। ठीक है, उसी तरह डू, डज, डिड, डन और डूइंग। ठीक है, उसी तरह हैव बेसिक फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, हैव से हैज नहीं बना है। ठीक है, हैव सॉरी, हैज से हैव नहीं बना है, हैव से हैज बना, तो हैव बेसिक है। हैव, हैज, हैड V3 हो गया, सॉरी, हाँ सॉरी एक सेकेंड, हैव, हैज, हैड V2 भी होता है और हैड V3 भी होता है। ठीक है, और उसी का V4 जो हो जाएगा ING लग जाएगा, हैविंग। ठीक है, तो इसमें जो है ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ लिख पहले दिया है, हम लोग फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी की बात कर रहे हैं ना, तो ये बीन और बीइंग जो है ये दोनों नॉन फाइनाइट है, डन और डूइंग भी दोनों नॉन फाइनाइट है। ये हैड V3, हैविंग V4 ये दोनों क्या है? नॉन फाइनाइट है। तो इसको इसमें लिखना नहीं चाहिए था, फॉर्म बताने के लिए लिख दिया। ठीक है, अब इसको जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है, हम कहते हैं ऑक्सिलरी जरूर है, ऑक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, चाहे बी हो, डू हो, हैव हो, जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, नाम में भले हेल्पिंग वर्ब लगा है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं। एक्ट एज हेल्पिंग वर्ब एंड
मेन वर्ब। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, ये प्योर ऑक्सिलरी होते हैं। दीज आर प्योर ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्योर हेल्पिंग वर्ब। मतलब इनको हम कभी मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते। अब जाहिर सी बात है, अगर कहीं पे कोई मॉडल आया है, और मॉडल तो एक हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब का काम ही, मॉडल इज बेसिकली अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो मॉडल या हेल्पिंग वर्ब का काम ही होता है किसी दूसरे वर्ब को हेल्प करना। तो बाद में जो वर्ब आएगा वही मेन वर्ब होगा। तो मॉडल के बाद जो भी मेन वर्ब आएगा वो हमेशा V1 फॉर्म में होगा। ये बात समझ में आई? लेकिन मॉडल के बाद यदि बी आ गया, ठीक है, तो मॉडल के बाद यदि बी आ गया तो उसके बाद क्या आ जाएगा? V1 फॉर्म ना करके V3 फॉर्म का वर्ब आएगा। तो मॉडल प्लस बी प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको हम कहते हैं पैसिव ऑफ मॉडल। मॉडल का पैसिव वर्ब, पैसिव ऑफ मॉडल। और इसको हम क्या कहेंगे? एक्टिव ऑफ मॉडल, एक्टिव ऑफ मॉडल वर्ब। और मॉडल क्या होता है? बेसिकली वो होता है ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ठीक है, तो एक ओवरऑल आइडिया मिल गया आप लोगों का? यस सर। ठीक है, अब हम लोग जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराने आएंगे तो आराम से हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, ध्यान से देखिए। हम लोगों ने नाउन का नंबर देख लिया, ठीक है, फिर नाउन का क्लासिफिकेशन देख लिया, फिर हमने नाउन का जेंडर देख लिया, नाउन के वेरियस चीटिंग नाउन्स देख लिया। जो पीडीएफ मैंने भेजा था उसका फेयर नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, इतना हमने देख लिया। फिर आज हमने देखा है व्हाट इज फाइनाइट वर्ब एंड व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब एंड फॉर्म्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, कोई दिक्कत? एक अलग से चीज देखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इतनी चीजें हमने देख ली। हमें कराना क्या था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए हमें सब्जेक्ट यानी नाउन का साउंड नॉलेज होना चाहिए था, और साथ ही साथ वर्ब का साउंड नॉलेज होना चाहिए था। तो वर्ब में फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इतना पता चल गया। अब हम ये देख लेते हैं कि चूंकि वर्ब के माध्यम से ही सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो सब्जेक्ट के बारे में किस प्रकार की बात करनी है तो किस प्रकार का वर्ब आएगा, यानी जिस प्रकार की बात करनी है उस प्रकार का वर्ब आएगा। ठीक है, जिसको ऐसा समझिए, अब जब भी किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी जगह के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले क्या बात करना चाहते हैं? पॉसिबली, संभवतः, बोले वह चीज अपने आप में है क्या? हाँ या ना? जैसे आज से 30 साल पहले हमने एक वर्ड सुना था, चिप, तो हमको समझ में नहीं आता चिप क्या है। आज क्लास सेकंड के लड़के से पूछे चिप क्या होता है, बता देगा। हाँ या ना? ठीक है, तो चिप अपने आप में क्या होता है? चिप, ये मेरे हाथ में जो है क्या है? तो ये अपने आप में क्या है? पेन है। कैसा है? अच्छा है, खराब है, नया है, पुराना है ना, काला है, नीला है, पीला है। तो हम दूसरी बात ये करना चाहते हैं कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अपने आप में है कैसा, राइट? यानी उसकी कंडीशन क्या है, उसकी दशा कैसी है। तो सबसे पहले हम किसी सब्जेक्ट के बारे में जब बात करना चाहते हैं तो ये भाव देना चाहते हैं कि वो अपने आप में क्या चीज है, या उसके बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि वह अपने आप में कैसा है, कंडीशन या उसकी दशा, स्टेट कैसी है, या फिर वह चीज ये किसकी पेन है, इसका मालिक कौन है, मालिकाना हक जानना चाहते हैं, या फिर ये किस काम आता है, एक्शन पता करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से ये समझ लेते हैं, तो फिर हमें वर्ब का भी साउंड नॉलेज हो जाएगा, तो हम सीधे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे उतर आएंगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैं लिखूं जगदीश इज अ टीचर, ठीक है, या आज मैं बहुत थक गया हूं तो मैं ये लिख सकता हूं जगदीश इज टायर्ड, ठीक है, या मैं कहूं थर्ड, जगदीश
हैज अ मोबाइल, ठीक है। या मैं ये कह सकता हूं जगदीश टीचर्स इंग्लिश, ठीक है। आप लोगों ने देखा है शुरू से कि कोई भी सेंटेंस लिखेंगे या बोलेंगे तो सब्जेक्ट पर, और सब्जेक्ट के बारे में कौन बताएगा? फाइनाइट वर्ब, है ना, ठीक। वर्ब ही बताएगा सब्जेक्ट के बारे में। ये वर्ब है, सब्जेक्ट क्या है? जगदीश है। इस कह रहा है जगदीश है, जगदीश क्या है? केवल सब्जेक्ट, केवल वर्ब और सब्जेक्ट को देख के पता चल रहा है? नहीं, तो आप प्रेडिकेट पार्ट में जाएंगे, ठीक है। तो जब टीचर को देखेंगे तब पता चलेगा कि जगदीश क्या है? टीचर है। तो वर्ब जो है सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, और वर्ब सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है? कि सब्जेक्ट अपने आप में क्या है, ये बता रहा है ना, उसका होना बता रहा है। बोलिए भाई। yes, तो यहाँ पर वर्ब जो है सब्जेक्ट के बारे में होना बता रहा है। अब वर्ब जब सब्जेक्ट के बारे में होना बताएगा तो उसी को इंग्लिश ग्रामर में बीइंग कहते हैं, BEING, बीइंग। बोले जगदीश सब्जेक्ट अपने आप में क्या है? टीचर है। टीचर कौन है? सब्जेक्ट है, हाँ है ना। तो यहाँ पे वर्ब के माध्यम से सब्जेक्ट के बारे में उसका होना बता रहे हैं कि वो अपने आप में क्या है। तो पहली बात कि वर्ब के माध्यम से सब्जेक्ट के बारे में उसका होना बता सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे इज है, जगदीश इज टायर्ड, तो वर्ब जो है सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है? थका हुआ है। थका हुआ होना एक दशा है कि नहीं? जल्दी बताइए। yes, sir. किसका दशा? सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे वर्ब जो है, यहाँ पे वर्ब जो है सब्जेक्ट के बारे में उसका दशा बताए। तो वर्ब के माध्यम से सब्जेक्ट के बारे में जब उसकी दशा की बात होगी तो इंग्लिश में दशा को कहेंगे स्टेट। एक मिनट, जब पानी पी लो मैं। ओके, तो वर्ब के माध्यम से सब्जेक्ट के बारे में जब सब्जेक्ट की दशा बताई जाएगी तो उसी को हम कहते हैं स्टेट। स्टेट का मतलब दशा, ठीक है। हैज फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। जगदीश हैज मोबाइल। अब ध्यान से देखिए, जगदीश और मोबाइल में जगदीश वर्ब जो है सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है? कोई संबंध समझ में आ रहा है? मोबाइल किसका है? जगदीश का। जगदीश का। मोबाइल का मालिक कौन है? जगदीश। यानी ये वर्ब जो है सब्जेक्ट के बारे में मालिकाना हक बता रहा है। तो वर्ब के माध्यम से सब्जेक्ट के बारे में जब मालिकाना हक बताया जाएगा तो मालिकाना हक को इंग्लिश में कहते हैं पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब जो है सब्जेक्ट के बारे में पोजीशन बता रहा है। ओके, दूसरा चला नहीं पाऊंगा। टीचर्स। भाई आयशा माइक ऑफ करिए, आयशा माइक ऑफ करिए, ठीक है। यहाँ पे वर्ब जो है, आयशा माइक ऑफ करिए, ठीक है। यहाँ पे वर्ब जो है सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है? जगदीश टीचर्स। टीचर्स पढ़ाना, पढ़ाना एक कार्य है कि नहीं? कार्य को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्शन। तो यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है? एक्शन बता रहा है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि वर्ब के माध्यम से सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो जिस प्रकार की बात हम करना चाहते हैं सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के माध्यम से सब्जेक्ट के बारे में जिस प्रकार की बात करना चाहते हैं उस प्रकार का वर्ब हम यूज करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और हम अधिक से अधिक कितने प्रकार की बातें कर सकते हैं? प्रैक्टिकली हिंदी में करिए, अंग्रेजी में करिए, अधिक से अधिक 4 प्रकार की बातें कर सकते हैं। कौन कौन सा? बीइंग, स्टेट, पोजीशन और एक्शन। कभी भी किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो पहला इंप्रेशन आप ये देना चाहते हैं कि वो अपने आप में क्या है। बोले हम गए, गोल सा टमाटर जैसा चीज था पंजाब में, हमने उसको देखा, उठाया, हमने कहा भैया ये टमाटर बहुत टाइट क्या है? तो कहा साहब ये टमाटर है, इसको टिंडा बोलते हैं। तो वो चीज अपने आप में क्या थी? टिंडा। तो वहां बीइंग बताया, उसका होना बताया कि वो अपने आप में है क्या। ऑलराइट, तो किसी भी लैंग्वेज में वर्ब के माध्यम से ही बात करेंगे। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। जो सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वर्ब के माध्यम से, तो जो वर्ब है वो अधिक से अधिक 4 प्रकार की बातें कर सकता है। क्या? कि वो अपने आप में क्या है, होना बताएगा तो बीइंग, वो अपने आप में कैसा है, कैसा है दशा बताएगा तो स्टेट,
किसका है, मालिकाना हक बताएगा तो पोजीशन, और कार्य बताएगा तो एक्शन। एक चीज यहाँ समझ में आ रहा है क्या? हम लोग ये कहते हैं कि वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, या हिंदी में कह दें तो वर्ब एक ऐसा शब्द है जो कार्य दर्शाता है, हाँ या ना? यस सर। यस। इस वर्ब है कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। क्या ये कार्य बता रहा है? इस सेंटेंस में कार्य हो रहा है? नो सर। नो सर। नो सर। इज यहाँ पे वर्ब है, क्या ये वर्ब कार्य बता रहा है? नहीं। नो सर। हैज एक वर्ब है, क्या ये कार्य बता रहा है? नो सर। नहीं। टीचर्स एक वर्ब है, क्या ये कार्य बता रहा है? यस सर। यस सर। तो हमने ऊपर के 3 केसेस में देखे कि वर्ब तो तीनों लगे हैं पर कार्य नहीं बता रहा है। इससे पता चलता है कि वर्ब कार्य नहीं बताता है। लेकिन जब चौथा हमने देखा तो पता चला कि वर्ब है और कार्य बता रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि वर्ब हमेशा कार्य बताए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है थियोरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए, ये पूछ ले कि इज अ वर्ब ऑलवेज एक्शन डिनोटिंग वर्ड, तो क्या कहेंगे, हाँ या ना? नो सर। नो सर। क्लियर है? ठीक है, तो वर्ब हमेशा कार्य बताइए जरूरी नहीं। तो वर्ब जब कार्य नहीं बताएगा तो क्या बता सकता है? बोले पोजीशन बता सकता है, स्टेट बता सकता है, या बीइंग बता सकता है। यहाँ तक मैं क्लियर हूँ सबको? यस सर। ठीक है, तो वर्ब के माध्यम से सब्जेक्ट के बारे में अधिक से अधिक कितने प्रकार की बातें करेंगे? अधिक से अधिक 4 प्रकार की बातें करेंगे। ठीक है, ओके। कोई आया है? मैं जैसा मैं गेट खोल के आता हूँ, एक मिनट। यस सर। ओके, आई एम बैक। ठीक है, तो वर्ब के माध्यम से सब्जेक्ट के बारे में अधिक से अधिक 4 प्रकार की बातें करते हैं। कौन सी 4 प्रकार? बीइंग, स्टेट, पोजीशन और एक्शन। लेकिन यहाँ एक बात यह है कि बीइंग या स्टेट बताने के लिए दोनों के लिए हमने इज यूज किया है, और इज जो वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो स्टेट और बीइंग बताने के लिए, बीइंग और स्टेट बताने के लिए कॉमन वर्ब यूज होता है बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो जो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके माध्यम से हम बीइंग भी बता सकते हैं, स्टेट भी बता सकते हैं। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट के बारे में बातें तो 4 प्रकार की करते हैं, पर 4 प्रकार की बातों को करने के लिए वर्ब कितने प्रकार के यूज होते हैं? 3 प्रकार के। क्योंकि ये दोनों स्टेट और बीइंग बताने के लिए तो एक ही वर्ब आएगा, बीइंग ना, बी फॉर्म, राइट? यस। ठीक है, तो बस इसको और शॉर्ट कर दे रहे हैं। इधर देखिए, कोई भी अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बारे में कौन बताएगा? वर्ब, या यूं कह लें फाइनाइट वर्ब। ठीक है, ये जो फाइनाइट वर्ब आएगा इसी के माध्यम से हम बात करेंगे। तो अधिक से अधिक हम कितने प्रकार की बातें कर सकते हैं? 4 प्रकार की। पर 4 प्रकार की बातों को करने के लिए वर्ब कितने यूज होंगे? 3 प्रकार के। अब ध्यान से देखिए कौन सा। जब हम बात करेंगे तो बीइंग हो सकता है, या नहीं तो स्टेट हो सकता है, या फिर मालिकाना हक पोजीशन हो सकता है। ठीक है, या नहीं तो एक्शन बताने के लिए डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ब, एक्शन बताने के लिए डूइंग वर्ब आएगा। ठीक है, डू फॉर्म। ठीक है, तो बीइंग या स्टेट बताने के लिए जो वर्ब हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, बी रूप का वर्ब। पोजीशन बताने के लिए हैव रूप का वर्ब, और एक्शन बताने के लिए एक्शन वर्ड्स आते हैं डू फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो जो बी वर्ब होता है, बी वर्ब के हर वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। क्लियर? तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि नंबर टेंस कौन। अगर बी वर्ब यूज किए हैं तो बी में सभी का नंबर टेंस नहीं होगा। V1, V2 और V5 का नंबर टेंस होगा। V3, V4 क्या हो जाएंगे? नॉन फाइनाइट, उसका नंबर टेंस नहीं होगा। फिर V1,
V2 और V5 में नंबर टेंस होगा तो किसका क्या नंबर होगा, किसका क्या टेंस होगा, तो आइए देख लेते हैं। बोले यहाँ पे M हो सकता है, is हो सकता है, are हो सकता है, was हो सकता है या were हो सकता है। बाकी being और been तो नॉन फाइनाइट हो जाएगा। have हो सकता है पोजीशन के लिए, has हो सकता है या had हो सकता है। और यहाँ पे डूइंग बताने के लिए आपका V1 हो सकता है, V2 कोई भी हो सकता है और V5 हो सकता है, हाँ या ना। तो अगर इसमें बात करें M में, M का नंबर क्या होता है, सिंगुलर, और टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट, PR फॉर प्रेजेंट। इस का नंबर क्या होता है, सिंगुलर, टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट। आर का नंबर क्या होता है, प्लूरल, टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट। वाज का नंबर क्या होता है, सिंगुलर, टेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट। वर का नंबर क्या होता है, प्लूरल, टेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट। ओके। हैव का नंबर क्या होता है, प्लूरल, टेंस का, इसका टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट। हैज का नंबर क्या होता है, सिंगुलर, टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट। हैड का नंबर क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन टेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट होता है। क्लियर। V1 का नंबर क्या होता है, प्लूरल, टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट। V5 का नंबर क्या होता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन टेंस जो होता है वो सिंपल पास्ट ही होगा। V5 का नंबर क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है और टेंस सिंपल प्रेजेंट होता है। एनी डाउट? नो सर। और आपने अभी अभी देखा क्या चीज, सर हैज को एक बार देख लीजिए आप। हैज सिंगुलर नंबर का होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ और पूछ रहे हैं क्या आप? नहीं, मुझे लगा सर सिंगुलर प्लूरल दोनों डल गया, वो शॉर्टकट नहीं समझना। ठीक है, नहीं, ठीक है। इधर देखिए, तो हम लोगों ने देखा कोई सेंटेंस लिखेंगे सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट के बारे में बताएगा फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वर्ब किस प्रकार का आ रहा है, फिर जिस प्रकार का मतलब बी वर्ब आ रहा है, हैव वर्ब आ रहा है या डूइंग वर्ब आ रहा है, फिर उसका फॉर्म ही नंबर बताता है। वर्ब का, फाइनाइट वर्ब का फॉर्म ही नंबर बताता है। तो चाहे बी फॉर्म आए तो उसका कौन सा फॉर्म रखेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है। हैव है तो कौन सा रूप में रहेगा, सिंगुलर है प्लूरल है। ये एक्शन है तो V1 रखेंगे या V5 रखेंगे या V2 रखेंगे, टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत? नो। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, अब हम आपको आज जो है शीट भेज देंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, ठीक है। तो उस शीट को आप लोग करिएगा। बल्कि अगर मैं देखता हूँ अभी मैं भेज पाऊँ तो एक दो एग्जाम्पल आपको करा दूं, एज एन एग्जाम्पल में करा दूं ताकि आपको करने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है। घर पे आप लोग कर लें, क्योंकि हम करा देंगे तो कोई मतलब नहीं है, आप लोग सीख नहीं पाएंगे, खुद से करेंगे तभी सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं भेज देता हूँ, 2 मिनट वेट कर लीजिए। माइक किसी का ऑन है, ऑफ करिए। थोड़ा सा मुझे खोजना पड़ेगा, 1-2 मिनट लगेगा। आप लोग को हड़बड़ी तो नहीं हो रही कोई? नो सर। नो सर। मैं चाह रहा हूँ ना कि अपने सामने 1-2 क्वेश्चन में करवा दूं ताकि आप लोग इजीली उसको कर सकें।
देखिए मिला क्या पीडीएफ आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओपन करिए, ओपन करिए। यस सर। और एक दो क्वेश्चन जैसा अटेम्प्ट करिए। देखिए उसमें सीधी सी बात है, अभी अभी आप लोगों ने देखा कि किसी भी सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब जरूर होगा, बिना फाइनाइट वर्ब के सेंटेंस हो ही नहीं सकता, ठीक है? ओके, तो जो फाइनाइट वर्ब होगा, हर फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है। इधर देखिए सेंटेंस में मान लीजिए एक फाइनाइट वर्ब है, तो हो सकता है प्रेडिकेट पार्ट में फाइनाइट वर्ब अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं, या हो सकता है कि प्रेडिकेट पार्ट में फाइनाइट वर्ब है और फाइनाइट वर्ब के बाद भी कुछ वर्ड्स लगे हैं। तो अगर फाइनाइट वर्ब के बाद भी कुछ वर्ड्स लगे तो फाइनाइट वर्ब को लीजिए और बाकी वर्ड्स को लेकर के क्वेश्चन करिए। उस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, आंसर में आपको एक नाउन मिलेगा। अगर ये नाउन सिंगुलर तो फाइनाइट वर्ब सिंगुलर, ये नाउन प्लूरल तो फाइनाइट वर्ब प्लूरल, ठीक है? जैसे फर्स्ट में छोड़ दे रहा हूँ, दुनिया जानती है। सेकंड में आ जाइए, नाइदर ऑफ दिस ड्रेसेस गिव यू दैट ग्रेट लुक। Number 2, neither of these dresses give you that great look. ठीक है, इसमें वर्ब कौन है पूरे सेंटेंस में? जल्दी बताइए। गिव। जब सेंटेंस में एक ही वर्ब होगा तो ऑब्वियस सी बात है फाइनाइट वर्ब होगा। वैसे भी 2+V1 फॉर्म में नहीं है, V+ing फॉर्म में नहीं है, V3 फॉर्म में नहीं है, हैविंग प्लस V3 नहीं है, तो नॉन फाइनाइट नहीं है। जब नॉन फाइनाइट नहीं है तो फाइनाइट बचा। क्लियर? तो क्या कह रहा है? गिव यू दैट ग्रेट लुक। सवाल करिए, व्हाट गिव यू दैट ग्रेट लुक? क्या बढ़िया लुक देता है? ड्रेसेस, और ड्रेसेस आपका सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। तो फिर बताइए सब्जेक्ट यहाँ पे अकेला है कि सब्जेक्ट के पहले कोई डिटरमाइनर लगा है? डिटरमाइनर क्या लगा है? नाइदर ऑफ। और नाइदर ऑफ क्या कहता है? दो में से एक भी नहीं। जब दो में से एक भी नहीं की बात कर रहा है तो सिंगुलर की बात हो रही कि प्लूरल की? सिंगुलर ना, दो में से एक भी नहीं, किसी को कंसीडर नहीं कर रहा है, तो सिंगुलर की बात हो गई। तो गिव होगा कि गिफ्ट्स होगा? क्लियर है? थर्ड नंबर पे आइए, द प्राइस ऑफ द कार हैव बीन रिड्यूस्ड रिसेंटली। वर्ब क्या है? हैव बीन रिड्यूस्ड रिसेंटली। सवाल करिए, हाल ही में क्या घटा दिया गया है? कार्स, प्राइस। और प्राइस तो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो हैव ना होके हैज आ जाएगा। एम आई क्लियर? 5 नंबर लीजिए, 5 नंबर, माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई। देखिए मैं लिख रहा हूं, माई ब्रदर इन लॉ who lives in Mumbai have to stay with us, have to stay with us। इसमें पहले देखिए वर्ब कौन कौन है? lives है, V5 फॉर्म में है, सिंगुलर नंबर, प्रेजेंट टेंस। have है, V1 फॉर्म में है, प्लूरल नंबर, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब सवाल करिए, लिव्स इन मुंबई, माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहता है। हु लिव्स इन मुंबई, मुंबई में कौन रहता है? माई ब्रदर इन लॉ। अब ब्रदर इन लॉ कैसा है? सिंगुलर है, तो ये वर्ब सिंगुलर आएगा, लिव्स है सिंगुलर, ये ठीक है। आगे देखिए, हैव टू स्टे विद अस, को हमारे साथ रहना है,
Who have to stay with us? किसको हमारे साथ रहना है? My brother-in-law. Brother-in-law. और brother-in-law सिंगुलर है, brother-in-law सिंगुलर है, ये वर्ब कैसा है? प्लूरल है, तो यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए था? हैज होना चाहिए। Any doubt? Any doubt? No, sir. No, sir. ठीक है, आगे आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 बीच बीच से एक आध करा दे रहा है, एक रफ आइडिया मिल जाए आपको। अ लॉट ऑफ मनी वर स्पेंट ऑन कॉमनवेल्थ गेम्स। वर एक ही वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। सवाल करिए, व्हाट वर स्पेंट, क्या खर्च कर दिया गया कॉमनवेल्थ गेम्स में? मनी। A lot of money. मनी ना, कितना? Uncountable. ऑलवेज अनकाउंट। सुनिए, रुपीज डॉलर काउंटेबल है, लेकिन मनी अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल तो उसका नंबर हमेशा सिंगुलर होगा, तो वाज ना होके, सॉरी वर्ड ना होके वाज होगा। एनी डाउट? No, sir. No, sir. एक बार 9 नंबर को देख लीजिए। सर अभी पैसेज भी कराना है। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है। इसका असल में ये कल खत्म करना है हमें ना, तो एक आइडिया तो आप लोगों को बता दें, ठीक है, हो जाएगा, परेशान होइए। 2 मिनट रुकिए, कहाँ गया, कौन सा गया? 9 नंबर। 9 नंबर 9, द बंच ऑफ कीज हैव बीन लॉस्ट बाय माय मदर अर्ली इन द मॉर्निंग। 9 नंबर, इसमें वर्ब कौन है? हैव बीन लॉस्ट। हैव बीन लॉस्ट, एक वर्ब, दो वर्ब, तीन वर्ब, साइड बाय साइड 2 से अधिक वर्ब है या 1 से अधिक वर्ब है, तो पहला वर्ब भी क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, नंबर 10 से ही फॉर्म करेगा, है ना? बोलो भाई। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बन रहा है, और इसका नंबर कैसा है? प्लूरल है। सवाल करिए, व्हाट हैव बीन लॉस्ट? कीज। तो कीज अलग अलग करके खोई है कि पूरा बंच, गुच्छा ही खो गया? अब गुच्छा कितना था? एक था, हैज हो जाएगा ना? कीज, ए बंच ऑफ कीज सही है क्या? की होगा? और क्या? नहीं नहीं, की नहीं होगा। सुनिए, बंच का मतलब क्या हुआ? होल्ड ऑन प्लीज प्लीज प्लीज, वो बीच में नहीं, जब मैं बात कर रहा हूँ तो बात होने दीजिए। निकिता, बंच का मतलब क्या है? सही कलेक्शन है, गुच्छा उसका, कीज का गुच्छा, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर कलेक्शन है किसी चीज का, तो किसी चीज के कलेक्शन में एक होगा या एक से अधिक होगा? एक से अधिक, ठीक है, ओके। दूसरा देखिए, ईच ऑफ अस, ये बढ़िया सवाल है। ईच ऑफ अस हैव डन द असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 10, ये डिटरमाइनर में हमने बताया था कि, ठीक है, ईच ऑफ अस have done the assignment. Who have done the assignment? हम लोगों ने, अस ने, लेकिन अस में क्या है? ईच दिया है, तो ईच में आपको पता ही है कि ईच कहता है प्रत्येक। प्रत्येक मतलब एक एक करके सबने किया है, तो एक एक करके सबने किया, तो किए तो एक से अधिक लोग हैं, तो प्रैक्टिकली सेंस तो जा रहा है प्लूरल का, एक से अधिक लोग किए, पर एक एक बार में हर किसी ने अपना अपना किया है, तो इंडिविजुअल पे सेंस जा रहा है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगा। और ये बात हमने बताया था कि ईच जो है ग्रामेटिकली इसका नंबर सिंगुलर होता है, लेकिन प्रैक्टिकल सेंस किसका देता है? प्लूरल का देता है। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे ईच ऑफ अस हैव की जगह हैज हो जाएगा, इसको कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, करने की कोशिश कर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। क्या पैसेज अभी कर लिया जाए? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आप लोग अटेम्प्ट किए हैं पैसेज? Yes, sir. Yes, sir. ओके। वैसे तो हमने अभी पढ़ाई नहीं, भेज तो दिया था। कितने लोगों ने किया है, अपना नाम बताएं, कौन कौन किए हैं पैसेज को? यस सर, हम भी किए हैं सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये बताइए, तो हम सीधे पैसेज का आंसर वेरीफाई करवा दें, अगर कहीं ऑब्जेक्शन होगा तो पढ़ के करेक्शन कर लेंगे। बोलिए। यस सर। सर करवा दीजिए, लेकिन सर बाद में आप आंसर जरूर भेज दिया कीजिए, देखिए कि हम लोग भी ठीक है, हो गया, काम करते हैं। अरे काम करते हैं भाई, काम करने दीजिए। सुनिए, इन द सरिस्का नेशनल पार्क देयर आर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। ए है श्योर, किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं इसमें? नो सर। सर एक बार मैंने तो बी लिखा है, पता नहीं।
रुक जाइए सर, रुक जाइए, पहले मुझे क्वेश्चंस पढ़ने दीजिए। इन सरिस्का नेशनल पार्क देयर आर एनिमल, कैसे ये पूछा है, एनिमल्स कम टू सेटिस्फाई देयर थर्स्ट, ओके। द सेंट गूज इज अ स्पीसीज ऑफ, ओके। सरिस्का नेशनल पार्क इज नॉट फार फ्रॉम, कहाँ से दूर नहीं है। द पार्क पजेसेस, क्या क्या है उसमें, ठीक है। मैं पैसेज पढ़ दे। सरिस्का नेशनल पार्क इज अ वाइल्ड सेंचुरी लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 kilometer from Jaipur. The park possesses historical monuments and temples which depict the legacy of Maharaja of Alwar. The park is bigger than Ranthambore but has a similar topography. Though this sanctuary does not have many tigers, yet many wild animals dwell on the ground of this park. Apart from other carnivorous and herbivorous, apart from के अतिरिक्त, ठीक है, carnivorous and herbivores, you can also trace rhesus monkeys which can easily be seen playing tricks upon each other around the dead brick palm tree. ठीक है, तो पहले का आंसर जो है, इन सरिस्का नेशनल पार्क देयर आर बोथ कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस, ठीक है सर। ये यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम लिखा हुआ था, इसकी वजह से शायद मैंने इससे ये समझा कि इसके अलावा, हाँ इसके अलावा ही, हाँ ये चीज इसके अलावा ही, इसके अलावा ही वही भाव दे रहा, मतलब फ्रॉम का ये समझा कि बी ऑफ, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में, इसलिए मैंने बी ऑप्शन लगा दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब आप सही हो गया। क्या कह रहा, अपार्ट फ्रॉम अदर कार्निवोर्स एंड हार्बीवोर्स, ए होगा ना आंसर? यस, ए होगा। यू कैन ऑल्सो ट्रेस रिसस मंकीज, यानी कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स के अलावा आप रिसस मंकी भी देख सकते हैं, ठीक है, ओके ठीक है। अब आधा नहीं पढ़ रहा हूँ मैं बात का, जब डाउट मुझे ये समझ में आया कि इनके अलावा कुछ और चीज ये नहीं होगा। हो गया प्लीज, हो गया, आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है, गॉट इट, ठीक है, ह्यूमन एरर होता है इंसान से। नंबर 2, आंसर बताइए नंबर 2 का। सी ऑप्शन है सर, वाटर होल। सी ऑप्शन सी। मैं फिर पूछा, किसी को ऑब्जेक्शन है सी में? नो सर। नो सर। थर्ड, द सेंट गूज इज अ स्पीसीज ऑफ, क्या होगा थर्ड का? ऑप्शन है, ओके, चौथा ऑप्शन है भाई थर्ड का, बी। चौथा की दूसरा, थर्ड का, डी फॉर दिल्ली, चौथा डी फॉर डी फॉर दिल्ली की, नहीं सर डी है, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, डी ऑप्शन डी है, ठीक है, करेक्ट करिए। सरिस्का नेशनल पार्क इज नॉट फार फ्रॉम, सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ से दूर नहीं है? तो जयपुर से, यहाँ रायपुर गलत लिख लिया है सर, लिख गया जयपुर। नहीं, 2 मिनट रुकिए, इस क्वेश्चन को हम डिलीट करेंगे, इसलिए डिलीट करेंगे कि ऊपर जो हमारा हेडर पड़ा हुआ है उसमें आधा क्वेश्चन छिप गया है, ठीक है। द पार्क परचेजेस, 5th नंबर, द पार्क परचेजेस मॉन्यूमेंट एंड टेम्पल, ऊपर के पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। गिव सिनोनिम्स, रोबस्ट, सर डी, सिनोनिम है रोबस्ट के स्टडी होगा, ए ऑप्शन है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ठीक है। स्टडी, सपल का क्या होगा सिनोनिम? सपल का मीनिंग क्या है? फ्लेक्सिबल, ओके सर फ्लेक्सिबल, ओके, ठीक है। 8 नंबर, आई एम ऑल ईयर्स टू लिसन टू योर स्टोरीज ऑफ चिवैलरी, क्या होगा? ऑल ईयर्स, सर सी ऑप्शन, सी, ईगर होगा ना? यस सर, ठीक है, ओके। 9 नंबर, ए ऑप्शन सही हो, सी है। अरे don't jump the gun, please everyone, don't get over excited and don't jump the gun. पहले तो आप लोग क्वेश्चन ही नहीं सुन रहे, फटाफट आंसर दिए जा रहे हैं, ठीक है। We are in a mature classroom, okay? ध्यान सुनिए। एक नंबर तो क्लियर करिएगा सर थोड़ा सा। अरे रुक जाइए भाई, आप लोग बहुत ज्यादा बीच में बोलते हैं, इतना तो समझिए ना कि टाइम की एक्यूरेसी है। अभी टीचर पढ़ रहा है, तब पहले ये करिए वो करिए, तो रुक जाइए 2 मिनट। जब एक बार टीचर बोलने लगता है तो वेट कर लीजिए आप लोग,
छोटे बच्चों की तरह नहीं, मिस मैम सर मेरा पहले सुनिए ध्यान से। आफ्टर मच contemplation the two rivals decided to bury the hatchet and work in unison। ये एक इडियम है bury the hatchet, यहाँ पे ये क्या सेंस दे रहा है जल्दी बताइए। Which option is correct? एक होने के लिए कह रहा है, मतलब मित्रता। हाँ ठीक है, ऑप्शन ए गेट रिकंसिलिएट। सर ऑप्शन ए 9 नंबर का ऑप्शन ए होगा, फर्स्ट ऑप्शन गेट रिकंसाइल्ड। ओके यस सर। ए ओके, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ सर। हाँ, I dash you to be home by 8 o'clock, क्या होगा? D4। एक्सपेक्ट। ऑप्शन डी। हाँ एक्सपेक्ट होगा, ऑप्शन डी। ठीक है। A reserve for animal, birds, etc. in their natural habitat, क्या कहते हैं? सेंचुरी। कौन सा? एस वाला सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर बताइए। सी ऑप्शन सी थर्ड। सी थर्ड सेंचुरी। ठीक है। ओके, वी शुड डैश विद द रूल्स, क्या होगा? सर बी। ऑप्शन बी। कंप्लाई बी विथ। होगा। कंप्लाई विथ। क्वेश्चन नंबर 12। यस सर। कंप्लाई विथ। सर 2 बार विथ लगेगा सर। कंप्लाई, हाँ इसमें थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर हो गया, हो सकता है हमें टाइप किया विथ लगा दे। सुनिए, बी ऑप्शन में सिर्फ कंप्लाई करिए क्योंकि विथ ऑलरेडी उसमें लगा है। ठीक है। ओके यस यस सर नहीं तो डबल विथ हो जाएगा ना। ठीक है। आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन क्या बोलते हैं? सर रेंडिशन बोलते हैं शायद। कंडीशन सर डी ऑप्शन बी ऑप्शन ना, दूसरा यस ना। सर यस सर। रेंडिशन। ठीक है। 14 शोइंग अ डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर। सुप्रीम PRIM बी सेकंड। सुप्रीम PRIM। यस, प्रेम PRIM प्रेम। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सर ए ऑप्शन मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट। रट लीजिएगा इस वर्ड को, रट लीजिएगा। सुपर। हाँ ये बताइए सुप्रिया मैडम क्या बता रही थी, आप क्या पूछ रही थी, जल्दी बताइए। सर 8 नंबर में सर मुझे क्यूरियस और ईगर में थोड़ा सा डिफरेंट करने में समझ में नहीं आ रहा। ईगर। ठीक है। बाकी आप अपना डिफरेंस देख लीजिए। एक रिक्वेस्ट भी है, सजेशन भी है, और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। जो हमारे इंडिविजुअल बैच से बच्चे आए हैं, जिस तरह से इंडिविजुअल बैच में मैं टाइम देता हूँ इत्मीनान से और इंडिविजुअल डाउट ट्यूशन की तरह क्लियर करता हूँ, वो चीज यहाँ आप लोग हमसे ना उम्मीद करिएगा। इस बैच का ड्यूरेशन 3 महीने का है, इसीलिए इसका नाम दिया गया क्रैश कोर्स। बात समझ में आ गई? ठीक है। यस सर। तो जहां तक पॉसिबल होगा हम क्लियर कर देते हैं, लेकिन ये उम्मीद मत करिएगा सर वहां तो बड़े इत्मीनान से पढ़ाते हैं, यहाँ जो है समय नहीं दे पा रहे हैं। जेन्युइन डाउट है, क्लियर करूंगा। ठीक है। ओके। लेकिन फिर अगर उस तरह से हम करने लेंगे तो 3 महीने में आधा भी नहीं खत्म हो पाएगा। इस बैच की लिमिटेशंस को, हमारी मजबूरी को सब लोग समझिएगा। ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। सुनिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की शीट कर लीजिएगा, पैसेज हम आज भेज देंगे आप लोगों को अभी। ठीक है। ओके सर। ओके यस ओके सर। और एक चीज और है कि जो लोग अगर क्लास परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड होंगे तो वो एडमिशन ले ले तुरंत। ठीक है। ठीक है। ओके।